बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो लगातार कमेंट भी कर रहे हैं कि सर हमें गणित के जो प्रश्न है वो समझाइए, किस प्रकार के प्रश्न मेरे एग्जाम में आएंगे जिनको कि हम अच्छे से कर पाएँ। तो साथियों, गणित हमेशा समझने का सब्जेक्ट ही रहता है, आप इसमें रट नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रटोगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा गणित में क्या होता है, समझना जरूरी होता है। तो आपको भी 80 में से 80 नंबर लाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा पेपर है वो समझना है, ठीक है। तो चलिए मैं पूरा पेपर आपको एक एक पर्सन खोल के समझा देता हूँ, और इसी प्रकार के पेपर में पर्सन आएंगे ये ज़रूर मैं दावा करूँगा, तो आप इनको पढ़ लेना भाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि संख्या -13 आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, -13 दिया गया है। इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो इसको उल्टा किया तो 1/13 आ गया। अभी माइनस का तो माइनस का ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संख्या 9 की घन संख्या होगी। तो साथियों, संख्या 9 की घन संख्या बतानी है। घन का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। तो 9 को अगर मैं 3 बार गुणा करता हूँ तो 9 ना मेरा 81 आ गया। फिर मैंने 9 से गुणा किया तो 9 एकम 9, 9 8 72, मतलब 729 है वो मेरा सही आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको 8 का और 6 का, 8 का और 6 का घन संख्याएं हैं वो आपको कमेंट करना है कौन सा होते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके हमेशा प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको 8 का घन और 6 का घन आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो साधारण ब्याज का हो गया कि साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो क्या होता है। तो दोस्तों साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन होता है गुणा दर और गुणा समय, बटे में हमें लगाना होता है 100। तो ये आपको याद कर लेना है, ये चीज़ तो आपको रट लेनी है, ये आपके समीकरण है, ये सूत्र है, ये हमें रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है मेरा साधारण जो ब्याज होता है उसका फॉर्मूला। यहाँ पे दोस्तों आपको एक और प्रश्न आता है चक्रवृद्धि ब्याज का। कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है मूलधन गुणा ब्रैकेट 1 + r/100 ये होता है किसका भाई, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का। इसको भी आप रट लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न आपका आ रहा है कि 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य है वह 240 रुपये है। कितना है, 240 रुपये है। तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा। तो हमें 1 किलो का निकालने के लिए 240 जो है उसमें अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो 1 किलो का भाव आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल 5 का है। 5 से मैं यहाँ पे काटूंगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। फिर मेरे 4 बच के और लास्ट में 0 है, तो 5 8 40, मतलब 48 मेरा निकल के आ गया। तो 1 किलो भाव का जो मूल्य है वो कितना हो गया मेरा, 48 रुपये हो गया। तो हमें यहाँ पे 48 पे सही टिक करना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के रिगार्डिंग जो भी पेपर आपके आएंगे सारे पेपर आपको समझा दिए जाएंगे। साथ ही साथ ऐप पे आपको इन सभी पेपरों की PDF फाइलें मिल जाएगी, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यंजक है वो द्विपद है, मतलब 2 पद उसमें वर्तमान है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का आंसर मैं आप सभी से चाहूँगा कि इसका आप कमेंट करें 5वें नंबर का। यहाँ पे मैं पहला 1 पद का बता देता हूँ। यहाँ पे जो पहला है ये आपका 1 पद है और ये आपका 3 पद है, ठीक है। अब 2 आप तो ऑप्शन बच गए हैं, इनमें से आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी। अगला देखिए यहाँ पे चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का माप है वो कितना होता है। तो साथियों चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हमने बना लेता है, इसके अंतः जो कोण होते हैं हमारे, उनका मान होता है हमेशा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतः कोण है, त्रिभुज के अंतः जो कोण है उनका टोटल मान है या टोटल योग है वो कितना होता है, कमेंट करके आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि कोई भी अगर हम कोण की बात करें, ये दोस्तों इसको अपन कौन सा कोण बोलते हैं ये भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन तो हमारा आंसर हो गया 360 डिग्री, और आपको बताना था क्या, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बताना है। साथ ही साथ ये इस प्रकार से अगर कोई कोण बनता है एल, एल जो आकृति होती है हमारी, ठीक है, इसमें कौन सा कोण बनता है वो आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो हम यहाँ पे हल करेंगे 8 नंबर का। व्यंजक आपको दिया गया है -4q, -4q, और आपको दिया गया है 7pq। इनका आपको गुणनखंड बताना है, मतलब इनको आपस में गुणा करना है। तो सीधे सीधा आप इसको गुणा कर लेंगे। 700 की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हो गए 28, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। अब देखिए p एक बार है और q 2 बार है, तो q को हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बाकी p एक बार रहेगा, तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि किसी समबाहु बहुभुज के बहिष्कोण का जो मान है वो 45 डिग्री है।
तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या हमें बतानी है। ये प्रश्न दोस्तों आपका 100% हर बार परीक्षाओं में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमें एक कोण का मान दे दिया गया है, कितना है 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, जिसको अपन बोलते हैं एन। तो इस प्रकार के प्रश्न हम क्या करेंगे कि 22 कोण जो होते हैं वो हम मान के चलते हैं पूरे 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के अंदर मुझे क्या करना है, 45 डिग्री जो है उसका भाग देना है, ये मेरा एन के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको 9 से काट लेंगे, 9 5 45 और 9 चौक 36, 0 से कट गया। 5 से काटूंगा यहाँ पे 5 8 35, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, एन का मान 8। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो गई टोटल, अगर कोई समबाहुभुज है इस प्रकार से कोई बना हुआ है, उसकी 8 भुजाएं होंगी, कहने का मतलब है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी मान आपको दिया जा सकता है और आपको डायरेक्ट आंसर पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दी गई आकृति ए बी सी डी का परिमाप आपको ज्ञात करना है। परिमाप की अगर मैं बात करूँ तो साथियों आपको एक तो ये मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, आयत, ठीक है। आयत तो आपको ध्यान रखना है, और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, वर्ग, ठीक है। इनका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल का सूत्र और आयत का सूत्र, ये आपको आयतन का सूत्र ये आपको याद करना है, परिमाप का सूत्र याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परिमाप पूछा गया है, तो टोटल जो परिमाप होता है वो कैसे निकालते हैं, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, ये क्या होता है, मेरा परिमाप होता है। 2 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, एल कितना है इसमें 7 है, प्लस 9 कितना है इसमें बी है, 9 और 7 कितने हो गए मेरे 16, और गुणा 2 लग रहा है तो कितना हो गया मेरे टोटल 32। तो 32 इसका परिमाप आ गया। साथियों इसी का अगर आपको क्षेत्रफल पूछा जाता, ठीक है, क्या पूछा जाता, क्षेत्रफल, तो हम क्या करते, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्यों आयत में यही करते हैं। तो लंबाई 9 और चौड़ाई मेरी 7 हो गई, तो ये कितना आ गया मेरा 9 7 63, 63 आएगा मेरा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें आंसर निकालना है। अगर आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि वर्ग, मान लीजिए ये वर्ग दे दिया गया है आपको, ठीक है। अब वर्ग का आपको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। परिमाप की अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे होता है 6 इंटू भुजा, मेरा परिमाप हो जाता है, क्योंकि जो वर्ग होता है उसमें टोटल भुजाओं की संख्या है वो कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, दी गई आकृति में एक लाल सेब आर प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा इसमें दिया गया है, और ये कह रहा है कि इसमें आर प्राप्त करने की। तो यहाँ पे देखिए आर कितने हैं, 1 2 और 3 और 4, आर 4 है, तो आर 4 में ऊपर लिख दूंगा। अब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं 7, 7 में से 4 आने की प्रायिकता पूछी गई है। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। सेकंड सेक्शन देखिए, यहाँ पे आपको निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य बताना होगा कि ये सत्य है या नहीं है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, संख्या आपको दी गई है 1354 में 2 से विभाज्य है या नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सीधा हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो देखिए 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 3 कितने हो गए 12, और 1 कितने हो गए 13। अगर अगर टोटल कितना हो गए 13 हो गए, तो 13 में 2 का भाग पहली बात तो जाता नहीं है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि लास्ट की जो संख्याएं हैं उसमें अगर 2 का भाग जा रहा है तो भी वो क्या होगी, विभाज्य होगी। अब ये कह रहा है कि विभाज्य नहीं है, ये इसे कह रहा है, तो बिल्कुल बात सही है, विभाज्य नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भाग दे के देखूँ तो मुझे भाग दे के भी देखना पड़ सकता है, तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर भाग देते हैं, 2 का भाग दिया तो छिंकी 12, तो छिंकी 12, 1 बच गया, 5 से दिया तो दोस्ताम 14, फिर 1 बच गया 4 है, दोस्ताम 14, मतलब लास्ट में भाग जा रहा है। लेकिन ये क्या कह रहा है, विभाज्य नहीं है, लेकिन जबकि ये क्या है, विभाज्य है। तो आपको क्या करना है, अंत में जो संख्याएं दी गई है 54 ये या फिर 4, तो ये 2 से विभाज्य है, इसका मतलब विभाज्य होगी। आगे देखिए यहाँ पे अगली संख्या है 9 वाली। तो यहाँ पे देखिए संख्या ये दी गई है 1 5 7 2 8 7 5, 9 से विभाज्य है ये कह रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल अंकों को जोड़ेंगे। 7 और 5 कितने हो गए 12, और 8 कितने हो गए 20, 20 और 7 27 और 1 28, 28 में 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, तो ये क्या होगी, विभाज्य नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, यदि कोई संख्या आपको दी गई है 2, यहाँ पे आपको संख्या दी गई है 2 तथा 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 9 से भी 6 से भी विभाजित होगी क्या। तो बिल्कुल देखिए 6 है, 6 2 से भी भाग जाता है 2 तिया 6, और 3 से भी जाता है 2 तिया 6। 12 की बात करें तो 12 में 2 का भाग दूंगा तो 6 बार जाएगा, 3 का दूंगा तो 4 बार जाएगा, और 6 से भी भाग जाती है। इसका मतलब ये बात मेरी क्या होती है, सत्य हो जाती है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, संख्या आपको दी गई है 6 प्लस एक्स और 9 का गुणज है यदि x का मान 2 है, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, x का मान 2 रखते हैं। यहाँ पे मैंने रखा 6 प्लस एक्स यानी कि 2, तो ये बराबर कह रहा है कि ये 9 आ रहा है, कहने का मतलब, जबकि 6 और 2 तो 8 ही हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे 9 आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, असत्य हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न करना।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो आपका रहेगा, इस प्रकार का आपको प्रश्न दिया जाएगा और इसमें कुछ परिभाषाएं गुणधर्म होंगे, उनके स्थान उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपका एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और ये अब आपका त्रिभुज बन रहा है और ऐसे एक त्रिभुज बन रहा है। टोटल आपको पता लग गया। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए डी जो है वो बराबर है, वो किसके होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ए और डी ये जो रेखा है वो किसके बराबर है, यहाँ पे इसके बराबर होगी बी और सी के बराबर। तो यहाँ पे बी और सी मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बी और सी लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है जो कोण आपको दिया गया है डी सी और बी, मतलब ये डी है, ठीक है, और ये सी है और ये बी है, मतलब ये जो कोण है वो किस कोण के बराबर है। तो इस कोण के बराबर होगा ये, तो बी ए और डी। तो बी ए और डी किस में दिया गया है, बी ए डी। तो ये मेरा सही आंसर रहेगा, ठीक है। ये आपके कुछ गुणधर्म है जो आपको याद करना है। अब देखिए यहाँ पे ओ और सी, ओ और सी ये जो रेखा है वो इसके बराबर होगी, सीधी सी बात है, ओ और ए के। तो यहाँ पे ओ और ए आपको लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे दिया गया है कोण डी ए और बी, ठीक है, डी ए बी प्लस सी डी और ए, ठीक है। यानी कि मैं बात करूँ यहाँ पे कोण डी ए बी, तो डी ए, एक मिनट, डी ए बी दिया गया है आपको, डी ए और बी ये जो कोण दिया गया है, प्लस में आपको दिया गया है सी डी ए, सी डी और ए, ये जो दो कोण है ये वाले, ठीक है, ये इतना कोण अगर मैं बात करूँ ये वाले, ठीक है। यानी कि ये कोण आपका और ये कोण ये कितने डिग्री के होंगे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया है 180 डिग्री और 360। तो ये दोनों कितने डिग्री को जाएंगे मेरे, 360 के तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ये इतना कोण बन रहा है मेरा और फिर ये इतना कोण बन रहा है। 360 कब बनता जब ये भी इसमें टच हो जाता, ठीक है। तो ये पूरा 360 डिग्री का कोण नहीं है, तो ये 180 डिग्री का कोण इसको मानेंगे अपन आधा कोण, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए इनका मान आपको लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि 3 की पावर 0 है, प्लस 4 की पावर भी 0 है, प्लस 5 की पावर भी 0 है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाद सबकी पावर क्या है, -1 है। तो दोस्तों किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, पहली बात तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 3। 3 की पावर -1 है, इसका मतलब हो गया 3 की पावर 1 का -1 का मतलब हो गया 1/1/3 हो जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा तो मान टोटल मेरा 3 निकल के आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न अगर यहाँ पे देखेंगे अपन, तो यहाँ पे आपको दिया गया है 2/3 की पावर कितनी दी गई है, 5, और भाग फिर 2/3 की पावर कितनी दी गई है, 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आधार समान है, ठीक है। तो आधार समान होंगे तो या तो आप इसको काट लो, गुणा कर लो, कैसे भी कर लो, आपको जैसा उचित करता है वैसा कर लो, जैसा भी आपको बड़ा लगता है। इसका मतलब है कि इसको 5 बार गुणा करना है। अगर ये भाग है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा, 2/5 मेरा यहाँ पे है, ठीक है, पावर यहाँ पे 5 है, गुणा गुणा करूँगा तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है, और 2 नीचे चला जाएगा, इसकी पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसको तो 5 बार लिखूंगा, इसको 3 बार लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की क्या हो जाएगी, घाती तो उल्टी उल्टी हो गई, तो या फिर आपस में इसको मैंने काटा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 1 आ गया, जबकि घाती कितनी हो गई, 8 आ गई, ठीक है। तो ये मान भी आप कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे परमेय संख्या आपकी पूछी जाएगी, तो इसको एक बार मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपका 100% आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि राम ने 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त पर उधार लिया। यदि यह धन साधारण ब्याज पर लिया जाता, सरल ब्याज पर अगर लिया जाता है, तो दोनों में ब्याज में कितना अंतर होता। तो यहाँ पे इस प्रश्न में हमें साधारण ब्याज भी निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र अभी हमने देखा था, मूलधन। मूलधन कितना है हमारा, 10,000 रुपये है। दर कितनी है मेरी, 10%। समय कितना है मेरा, 2 बटे में 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गई। तो ये 100 को 2 से गुणा करूँगा तो मेरा कितना आ गया, 200 रुपये। कितना आ गया, 200 रुपये कब आया है, साधारण ब्याज। तो ये हमें ध्यान रखना है भाई, 200 रुपये तो मेरा आ गया था साधारण ब्याज से। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 10,000 तो मेरा ऐसे कैसे रहेगा ये, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 1 प्लस आर कितना है मेरा, 10 है, बटे में मेरा क्या है, 100, और यहाँ पे क्या था मेरा, टी क्या था मेरा, समय। तो यहाँ पे मैं समय 2 रख दूंगा, ठीक है। अब इसको मैंने गुणा किया, ये 110 बटा बन गया। तो इसको अपन मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 10,000 गुणा 110/100 गुणा 110/100, ठीक है। अब 2 जीरो से यहाँ पे मैंने 2 जीरो काट दी और फिर 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट दी मैंने। तो 11 11 कितना हो गया, 121 हो गया मेरा, ठीक है।
और 2 जीरो लगाया तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 जीरो हो गया, तो 12,100 रुपये हो गए ये मेरे। टोटल कितने थे मेरे, 10,000 रुपये, और ये कितने बन गए मेरे, 12,100 रुपये। मतलब यहाँ पे दो ब्याज की, अगर यहाँ पे सीधी सीधी बात करी गई है ब्याज की, तो यहाँ पे ब्याज देखो कितना बढ़ गया, यानी कि 2,021 रुपये ब्याज का यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया, जबकि वहाँ पे कितना बढ़ा था, 200 रुपये। तो यही अंतर हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 95 है। मान लीजिए एक्स और वाई जो संख्या है उनका मान है वो 95 दिया गया है। ठीक है भाई, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, पहली संख्या जो एक्स है वो दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो इसका मतलब हो गया एक्स प्लस 15 है ये, ठीक है, और प्लस ये वाई है, बराबर में 95 है। अब ये मेरा समीकरण बन गया, क्योंकि इससे ये 15 ज़्यादा है तो उसमें हमने क्या कर दिया, 15 जोड़ दिया है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया मेरा ये। अब हमें क्या करना है, इसका क्या कह रहा है, तो वे दोनों संख्याएं क्या है, तो x प्लस 15 होगा, और ये भी मेरा x ही मानेंगे, क्योंकि अलग अलग मानूंगा तो मैं फिर मेरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दो मान निकालने पड़ेंगे, क्योंकि इसने 15 अधिक बोल दिया तो हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ये मेरा निकल के आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इनको आपस में क्या करना है, पक्षांतर करना है। इसको इधर करूँगा एक्स वाली संख्या को, या फिर वाई वाली संख्या को, जो भी है उनको पक्षांतर नियम से मैं फॉलो करूँगा। ठीक है, और उसके बेस पे अपन इसका क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है,